हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, कल हमने कोशिका चैप्टर के 20 क्वेश्चन देखे थे। तो आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे और डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये टॉपिक मुश्किल से 2 दिन और चलेगा। इसमें लगभग 184 क्वेश्चन है। अगर आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो @हेमेंद्र भाटी इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और आज हम कोशिका विज्ञान चैप्टर के अगले आज लगभग 50 क्वेश्चन मैंने लिए इस चैप्टर के। तो अगले 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे कोशिका विज्ञान चैप्टर के। यह चैप्टर खत्म होने के बाद हम अगला कोई सा और बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे जो एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो भाई गुणसूत्र बने होते हैं, ये कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के और आरएनए के। तो जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र के ऊपर जीन बिखरे रहते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने रहते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस एक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं होती है। तो जो पादप होते हैं, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप मतलब पेड़ पौधे। तो अपन को यह देखना है कि आम का वृक्ष पेड़ है। इसके बाद कैक्टस का भी एक वृक्ष पेड़ है। इसके बाद हाइड्रिला भी एक प्रकार का पादप होता है। लेकिन जो जीवाणु होता है, जीवाणु हो गया या कवक हो गया या शैवाल हो गया, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति हमेशा काइटिन की बनी होती है। जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी रहती है। और कोशिका भित्ति ही पादप या किसी भी जंतु पादप मतलब जंतु में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप का जो आकार होता है उसका निर्धारण करती है कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर आएगा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। तो जो पादप होते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जो जीवाणु, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल हो गए, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके बाद अगला, केंद्रक के अलावा भी कुछ डीएनए युक्त कोशिका अंग है। केंद्रक के अलावा जो डीएनए युक्त कोशिका अंग है, मतलब केंद्रक के अलावा जिसमें खुद का डीएनए होता है। मान लो ये कोशिका है। कोशिका में क्या होता है? कोशिका में होता है राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बीच में होता है केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। सब होता है किसमें? कोशिका में। लेकिन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। मान लो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। तो केंद्रक के अलावा कुछ डीएनए युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे केंद्रक है, केंद्रक में खुद का डीएनए नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक तो एक कोशिका का भाग है। लेकिन जो डीएनए होता है ये मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें खुद का डीएनए हो सकता है। इसके बाद बाह्य विलयन में शुष्क किशमिश तक जल का विसरण कहलाता है। बाह्य परासरण, अंतःपरासरण, अंतःचूषण और जीव द्रव्य। तो बाह्य विलयन से सूक्ष्म किशमिश तक का जल का विसरण कहलाता है अंतःपरासरण। इसका आंसर आएगा अंतःपरासरण। इसके बाद कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रण करना, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना, एक अन्य जालिका की भांति कार्य करती है जो कि सिर्फ वसा को गुजरने देती है, कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। तो दो कोशिका झिल्ली होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है यह कोशिका को, यह अर्धपरागम्य होती है। पहले तो यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य झिल्ली उसे कहते हैं जो कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है या कुछ पदार्थ को अंदर नहीं आने देती है, उसे ही अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। मान लो कि जैसे ये कोशिका है, कोशिका में जो झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर पाया जाता है केंद्रक। तो केंद्रक को जिस किसी की भी जरूरत होगी, मान लो इसको प्रोटीन की जरूरत होगी और इसको वसा की जरूरत नहीं है, तो ये वसा को नहीं आने देगी इसके अंदर ये झिल्ली। तो कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है। तो
कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर आने व जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण या निर्धारण कोशिका झिल्ली करती है या सेल मेम्ब्रेन करती है। इसके बाद पाइरूवेट का भंग होना कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में कहाँ होता है? तो हमेशा ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। जहाँ पर भी ऊर्जा शब्द आ जाए तो इसका आंसर हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो पाइरूवेट का भंग होना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा में कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद निम्न में से सामान्य ऊतक की पहचान कीजिए। निम्न में से सामान्य ऊतक कौन सा है? जाइलम, स्क्लेरेनकाइमाना, बाह्य रचना और फ्लोएम। तो इसका आंसर आएगा स्क्लेरेनकाइमाना, क्योंकि जो जाइलम होता है, बाह्य रचना होता है, फ्लोएम होता है, ये सामान्य ऊतक नहीं है, ये एक जटिल ऊतक है। क्योंकि इसमें जाइलम क्या करता है? जाइलम पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पेड़ पौधों में खनिज एवं भोजन का लिए जिम्मेदार कौन होता है? फ्लोएम होता है। और बाह्य रचना भी ये एक जटिल ऊतक है। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है ये हमेशा एक सामान्य ऊतक है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। मनन विज्ञान अभियांत्रिकी, वर्णात्मक प्रजनन और संकरण और नए जीन की शुरुआत। तो इसका आंसर आएगा वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन आएगा, डीएनए प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। एक स्थायी स्लाइड में पतली झिल्ली वाली समव्यासी कोशिका दिखाई देती है जिसमें बड़ी रिक्तिका होती है। उस स्लाइड में मृदुतक होता है, दृढ़ोतक होता है या श्लेषोतक होता है या कपोल कोशिका होती है? तो इसमें होता है मृदुतक। उस स्लाइड में मृदुतक होता है। इसके बाद एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा मानव कपोल कोशिका में जो कि मिथाइलिन ब्लू से रंजित है वह ग्लिसरीन में माउंट है प्रेक्षित किया जाता है। कोशिका भित्ति, केंद्रक, द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रक में, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक में, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और गोल्जी बॉडी में, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर आएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक में। शिला दृढ़ोत्तक ऊतक की स्लाइड में खाली स्थान का अवलोकन कौन करती है? परिपक्व अवस्था में मृत जीव द्रव्य, केवल अंतः केशिकीय समान है, पतला कोशिका द्रव्य है, उपयुक्त सभी। तो परिपक्व अवस्था में मृत जीव द्रव्य दृढ़ोत्तक ऊतक की स्लाइड में खाली स्थान का काम करती है। इसके बाद ऊतकों का अल्पकालिक आरोपण किसमें बनाया जाता है? ऊतकों का अल्पकालिक आरोपण किसमें बनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा ग्लिसरीन में। मानव शरीर की मुख्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव शरीर की मुख्य संरचनात्मक इकाई है कोशिका, सेल। मानव शरीर की मुख्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई सेल है। इसके बाद डीएनए कहलाता है प्रतिरूपण, अनुवा, पारगमन। तो जो डीएनए होता है, डीएनए कहलाता है प्रतिरूपण। डीएनए के द्वारा ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो डीएनए कहलाता है प्रतिरूपण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन में यूकेरियोटिक क्या करते हैं? तो समसूत्री विभाजन में यूकेरियोटिक संख्या में वृद्धि करते हैं। जीव द्रव्य कला है अर्धपारगम्य, पूर्ण पारगम्य, आंशिक पारगम्य और आएगा अपारगम्य। तो जीव द्रव्य कला अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली उसे कहते हैं जो कुछ पदार्थ को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती है। कोशिका एक निश्चित साइज पर पहुंचने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है, फट जाती है, काम करना बंद कर देती है या अपभ्रष्ट हो जाती है। तो जो कोशिका होती है एक निश्चित साइज बनने के बाद, मान लो एक कोशिका है, कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका का जो एक निश्चित साइज बन जाती है या निश्चित शेप या निश्चित आकार बनने के बाद कोशिका दो भागों में टूट जाती है, फिर नई दो कोशिका बना लेती है।
इसके बाद विभिन्न घटक जो जेली प्रकार की पदार्थों में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोशिकांग। उसे कोशिकांग कहते हैं। एक से अधिक कोशिका से बने जीव को क्या कहा जाता है? जिसके जिसमें बहुत अधिक कोशिका होती है, मतलब असंख्य संख्या में कोशिकाएं होती है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव उसे कहते हैं जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। जो अमीबा पैरामीशियम होते हैं उसमें ये एक कोशिकीय जीव होती है। इसमें इसमें प्रजनन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। मान लो ये कोई अमीबा है, अमीबा पैरामीशियम है। इसमें जब इसकी जब इसकी साइज पूरी हो जाती है, जब इसका एज पूरा हो जाता है, तो ये दो भागों में टूटकर दो अमीबा बना लेते हैं और इनमें भी एक एक कोशिका पाई जाती है। कोशिका खोज के दौरान रॉबर्ट हुक ने युक्ति के तहत किस पदार्थ को पहले प्रेक्षित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा पत्र नहीं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार्क के पतले भाग में की थी। इसका आंसर आएगा कार्क के पतले भाग। सभी जीवन रूपों की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम क्या क्या है? यह नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में बदलता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, यह अमोनिया निर्माण को बढ़ाता है, यह जैव पदार्थों के क्षय को बढ़ाता है। तो जो राइजोबियम नामक एक जीवाणु है, यह वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है। अगर आपने कहीं भी जैसे सोयाबीन की जो फसल होती है, सोयाबीन की फसल के नीचे एक जो जड़ में एक जो गांठ टाइप पाई जाती है, वही राइजोबियम का कार्य करता है और यह राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिर बनाए रखता है। पौधे पशु के अंग के छोटे भागों का नाम क्या है? जीव, ऊतक, अंगक और कोशिकाएं। तो इसका जो पौधे या पशु के अंग के छोटे भाग को कहते हैं ऊतक। सेल शब्द किससे निर्मित किया गया है? तो जो सेल शब्द है, सेल शब्द किससे निर्मित किया गया, मतलब सेल शब्द की जो खोज किसने की थी? तो जो सेल शब्द की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो कोशिका सिद्धांत किया गया है स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किया गया, कोशिका सिद्धांत दिया है। इसके बाद आएगा कोशिका झिल्ली के ऊपर का अतिरिक्त आवरण जो वनस्पति कोशिका में दृढ़ता प्रदान करता है। जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, श्लेष्मी की झिल्ली और केशिकीय आवरण। तो जो कोशिका झिल्ली के ऊपर का अतिरिक्त आवरण जो वनस्पति कोशिका में दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करता है, तो वो होती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति कोशिका के आवरण को मतलब कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका को मजबूती प्रदान कौन करती है? कोशिका भित्ति। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। वे जीव जिसमें अरबों कोशिकाएं होती है अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका के रूप में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिषेचित अंडा, भ्रूण, निषेचित अंडा और विकसित शुक्राणु। तो सबसे पहले निषेचित अंडा, निषेचन प्रजनन की क्रिया के बाद जब निषेचित होकर जो अंडा बनता है उसमें एक कोशिकी होती है, या सबसे पहले निषेचित अंडा या जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में जो पहली कोशिका होती है, जाइगोट मनुष्य की सबसे पहली कोशिका जाइगोट को ही मानी जाती है, निषेचित अंडे को ही मानी जाती है और वही मनुष्य की एकल कोशिका होती है। एक कोशिका का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। हमारी खुली आंखों से देख पाने के लिए बहुत सी छोटी है, जिसमें आनुवंशिकी सामग्री है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से बना है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। यह आएगा इसका आंसर। कोशिका द्रव्य में रिक्त दिखने वाली संरचना जो कि वनस्पति कोशिका जैसे प्याज के सामान्य है, जब सूक्ष्मदर्शी के तहत प्रक्षेपित की जाती है तो वह क्या कहलाती है? केंद्रक, रिक्तिकाएं, टोनोप्लास्ट और राइबोसोम।
तो रिक्तिकाएँ कहलाती है। इसका आंसर आएगा रिक्तिकाएँ। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ऊर्जा उत्सर्जन के लिए कोशिका में भोजन का टूटना क्या कहलाता है? प्रश्वसन, उच्च श्वसन, कोशिकीय श्वसन और बाह्य श्वसन। तो जो ऊर्जा उत्सर्जन के लिए कोशिका में भोजन का टूटना कहलाता है कोशिकीय श्वसन। इसके बाद रक्त शिराएं जो ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति करती है और अपशिष्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह करती है, वो क्या कहलाती है? फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस ध्वनियाँ, वक्र की ध्वनियाँ और केशिकाएं। तो जो रक्त शिराएं जो ऊतकों में ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान की पूर्ति करती है, अपशिष्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह करती है, वो कहलाती है केशिकाएं। और जो धमनियां है, धमनियां में शुद्ध रक्त बहता है और जो शिराएं होती है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तारक केंद्र का कार्य है तरकुर रेशा का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण, लयनकाय का निर्माण और खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण। तो जो तारक केंद्र होता है ये तरकुर रेशे का निर्माण करता है। वह संरचना जो अर्ध गुणसूत्र को एक स्थान पर पकड़ रखती है वह तारक केंद्र, तारककाय या सूत्र केंद्र या अंत केंद्र। तो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र मान लो ये एक गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र दो भागों में, शुरू में दो भागों में डिवाइड होते हैं और इसमें जो बीच में होता है जो इन दोनों को पकड़ के रखता है उसे कहते हैं सूत्र केंद्र। ये हो गया, ये एक अर्ध गुणसूत्र हो गया, ये एक अर्ध गुणसूत्र हो गया। इन दोनों गुणसूत्र को जो पकड़ के रखता है बीच में उसे हम सूत्र केंद्र कहते हैं। और ये अर्धसूत्र गुणसूत्र आगे जाकर ये एक गुणसूत्र बन जाते हैं। मानव शरीर में वह अंग जिसमें कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती है, मस्तिष्क, वक्र, हृदय और त्वचा। तो मानव शरीर का वह अंग जिसमें कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती है तो त्वचा में कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती है। कोशिकाओं में गाल्जी उपकरण की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होता है? कोशिका का स्त्राव, कोशिका भित्ति का निर्माण, तयनकाई का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण। तो जो गाल्जी उपकरण होता है, गाल्जी उपकरण की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। वे कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते परंतु वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होते क्या कहलाते? गुणसूत्र और हरित लवक। गुणसूत्र तो भाई सब में होते। इसके बाद लवक और जीवद्रव्य कला, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, लवक और कोशिका भित्ति। तो भाई कोशिका भित्ति होती है वनस्पति कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके बाद जो लवक होते हैं, लवक पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। और लवक किसे कहते हैं? जो रंगों का निर्धारण करते हैं, वर्ण का निर्धारण करते हैं, उसे लवक कहते हैं। जैसे हरित लवक हो गया, वर्णी लवक हो गया, अवर्णी लवक हो गया। तो जो लवक होते हैं ये जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, परंतु वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका की कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है? निष्क्रिय अभिगमन, कोशिका विभाजन, सक्रिय अभिगमन, प्रोटीन का संश्लेषण। तो कोशिका की निष्क्रिय अभिगमन जो अभिक्रिया है उसमें एटीपी की आपूर्ति होती है, आपूर्ति नहीं होती है उसमें। जो सक्रिय अभिगमन है इसमें एटीपी की आपूर्ति होती है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एटीपी की आपूर्ति आवश्यक नहीं है। तो निष्क्रिय अभिगमन है इसमें एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत है। तो जो प्रोफेज के विपरीत है वही टेलोफेज में। प्रोफेज और टेलोफेज जो कोशिका विभाजन की 5 अवस्थाएं होती है उसमें से प्रोफेज और टेलोफेज एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने कोशिका विभाजन चैप्टर को आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको सब समझ में आएगा। डीएनए अणु में 10% क्षारक ग्वानिन है, कितने % थाइमिन हो सकता है? तो जो 10% क्षारक ग्वानिन है, तो जो थाइमिन होता है, थाइमिन हमेशा एडिनिन के बराबर होता है।
थायमिन बराबर होता है एडिनिन, और एडिनिन हमेशा 40% होता है, तो थायमिन भी 40% हो सकता है। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो जो कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके बाद पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्न में से नाभिक और राइबोसोम दोनों में उपस्थित हो सकते हैं। डीएनए मुक्त एमिनो अम्ल, टीआरएनए और एमआरएनए। तो नाभिक और राइबोसोम दोनों में एमआरएनए होते हैं। शंकु कोशिकाओं में पाई जाती है, तो शंकु कोशिकाएं आंखों की रेटिना में पाई जाती है। इसका आंसर आएगा रेटिना। सामान्यतः डीएनए कितने संपुलों में बना होता है? तो डीएनए हमेशा 2 संपुलों में बना होता है, और ये जो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है। कोशिका द्रव्य में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के 10 अणुओं के विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के 10 अणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 20। ये आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी इसकी। प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु के अतिरिक्त नाभिक डीएनए, एक रोगजनक विषाणु, जीवाणु या केंद्रक में जो अतिरिक्त नाभिक में डीएनए होता है, वही प्लाज्मिड कहलाता है। निम्नलिखित में से किन जीवों में एमआरएनए नाभिक में साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है? क्लेडमिनोमोनास, ई कोली, अमीबा या म्यूकियार। तो इसका आंसर आएगा म्यूकियार। कोशिकांग जिसमें अंतःकोशिका पाचन के लिए एंजाइम नहीं होता है,